नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरे व्यूअर्स ने, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैडम आप बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन पर लेक्चर लाइए, आप एंसेम्बल्स पर लेक्चर लाइए। तो मुझे लगा कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन या कंडेंसेशन क्या है उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड कि एंसेम्बल क्या होता है। या मैं कहूँ कि जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की हमारी रुकी सी सीरीज़ थी उसको अब हम चलाने वाले हैं। या मैं कहूँ कि आपने कुछ कहा मैंने कुछ सुन लिया, तूने कुछ कहा मैंने कुछ सुना। तो वो सुनकर आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नए और बड़े ही छोटे से प्यारे से खूबसूरत से टॉपिक के साथ, एंसेम्बल। आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में नाम तो सुना होगा सिस्टम का। सो सिस्टम यू मस्ट हैव ऑलरेडी स्टडीड। और जिन लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा, मेरी इसी प्लेलिस्ट जो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की, उसके अंदर ही जो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर जाकर देखिए, सिस्टम को डिटेल में थॉरली वहाँ पर समझाया गया है। यू ऑलरेडी नो दैट सिस्टम इज इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, सिस्टम इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब जब बहुत सारे सिस्टम इकट्ठे हो जाते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं? एंसेम्बल। लेकिन मैं अपनी कहानी यहाँ से नहीं शुरू करूँगी। जो मेरा पैटर्न है, जो मेरा स्टाइल है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। तो मैं अपनी कहानी की शुरुआत, आप लोगों को पता है, हमेशा ही उस शब्द के, उस वर्ड के मीनिंग से किया करती हूँ। तो मुझे भी आज यहीं से स्टार्ट करना है कि एंसेम्बल होता क्या है। जब तक हमें एंसेम्बल नहीं पता चलेगा क्या होता है, क्या भला है, ये टर्म क्या है, तब तक हमें इसकी टाइप्स और इसकी यूटिलिटी की, इसके बाद जब भी हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की और वीडियोस में जाएंगे और टॉपिक्स के अंदर घुसते चले जाएंगे, उस टनल में घुसेंगे तो उस टनल के अंदर लगने वाली ईंटों पत्थरों की नॉलेज तो हमें होनी चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि एंसेम्बल क्या होता है। सो बेसिकली जो एंसेम्बल वर्ड है दैट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम मिडल फ्रेंच। एंसेम्बली एक वर्ड है इन मिडल फ्रेंच, एंसेम्बली। एंसेम्बली जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? टुगेदर एट द सेम टाइम, कि बहुत सारी चीज़ों को एक सेम टाइम पर इकट्ठा कंसीडर करना। सो इन अदर वर्ड्स आई कैन से ग्रुप ऑफ पीपल हु परफॉर्म द सेम थिंग एट द सेम टाइम टुगेदर, उसको हम क्या बोलते हैं? एंसेम्बल बोलते हैं। या अगर आप इसका डिक्शनरी में मीनिंग खोजने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स और आर्ट वर्क इन अ बुक। या फिर आप लोग ये कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस और डांसर्स और एक्टर्स, दे आर वर्किंग टुगेदर ऑन अ सिंगल टास्क फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर सेवरल ईयर्स। बहुत सारे म्यूजिशियंस या आर्टिस्ट जो है उनका एक ग्रुप जो इकट्ठे काम करता चला आ रहा है, उसको भी आप एंसेम्बल बोल सकते हैं। जो परफॉर्मेंस इकट्ठी देते हैं, दे परफॉर्म टुगेदर। या मैं कहूँ कि आप लोग ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ें जिनको आपने इकट्ठा कर दिया है, जैसे सेट ऑफ क्लोथिंग। मैं कहूँ कि आज आई हैव वर्न अ श्रग एंड ट्राउज़र एंड स्वेटशर्ट एंड accessories एंड ऑल दैट। जो ये जो सेट ऑफ क्लोथिंग है, इसको भी हम एक एंसेम्बल बोलेंगे। सो एंसेम्बल बेसिकली जिसको आप मैथमेटिक्स में सेट बोलते हैं। या मैं कहूँ कि बस सिमिलर सी चीज़ों को इकट्ठा कर देना और उसको एक ग्रुप की तरह डील करवाना और उसको एक सिस्टम की तरह डील करवाना, उसको हम क्या बोलेंगे? एंसेम्बल। So now I'm going to state the precise and technical definition of ensemble। और मेरी वही बात रहती है हमेशा कि जो मैं बोलती चली जाती हूँ आप लिखते चले जाइए, आपके नोट्स बन जाएंगे। So I'm going to start the definition of ensemble। आपको अगर एग्जामिनेशन में अगर ये टॉपिक ही आ जाता है सच कि व्हाट इज असेंबल, तो आप कहेंगे कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल, माइंड इट, मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स। अभी मैंने बात करी थी कि सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और एंसेम्बल क्या होता है? ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स। उन सिस्टम्स को भी जब आप ग्रुप कर देते हैं तो उसको हम एंसेम्बल कहना शुरू कर देते हैं। बहुत सही, ये पहला सिस्टम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और मेरे पास एक बहुत बड़ा क्लस्टर, बहुत बड़ी कलेक्शन हो गई है, तो उसको मैं क्या बोलूँगी? एंसेम्बल। सो एंसेम्बल क्या है? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स।
बहुत सारे सिस्टम्स की कलेक्शन। अब वो सिस्टम्स कैसे होंगे? वो सिस्टम्स मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब सिमिलर, तेरे जैसा मैं, मेरे जैसा तू। तो ये जो सिमिलैरिटी है ये किस बेसिस पे होगी? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, on the basis of volume, on the basis of chemical potential, on the basis of energy. So macroscopically identical होने का मतलब क्या रहता है कि सिस्टम के या जो आपने कंसीडर किए हैं बहुत सारे सिस्टम्स, उन सिस्टम्स की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं, दोज आर आइडेंटिकल, दोज आर सिमिलर, म्यूचुअली दोज आर सिमिलर। और इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि उनकी म्यूचुअल इंटरैक्शन जीरो है, आपस में उनका कोई लेन देन नहीं, कोई व्यापार नहीं, किसी ने किसी से कुछ उधार नहीं ले रखा और किसी ने किसी को कुछ उधार देना भी नहीं है। नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट। सो आप लोगों को समझ आया होगा, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट एसेंशियली नॉन इंटरैक्टिंग या फिर इंडिपेंडेंट सिस्टम्स। उस सिस्टम्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एंसेम्बल। मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होने के पीछे क्या लॉजिक है कि हम लोग मिनिमम 3 मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स लेंगे कि जो आपस में उन सब के सेम रहेंगे। वो 3 पैरामीटर्स एनर्जी, वॉल्यूम, टेम्परेचर हो सकते हैं। वो 3 पैरामीटर्स टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल ये भी हो सकता है। सो इन पैरामीटर्स का आपस में मैच कर जाना और आपस में एक ग्रुप है, एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर मैंने बहुत सारे वो पार्टिकल डाल दिए कि इसकी एनर्जी भी सेम है, इसका वॉल्यूम, इनका टेम्परेचर, ये आपस में मैच कर गया, ये एक डब्बा। फिर मैंने एक दूसरा डब्बा लिया, उस डब्बे के अंदर भी आपस में सबका एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम सेम है, बट दूसरे डब्बे के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है। फिर मेरे पास थर्ड, तीसरा डब्बा, चौथा, पांचवा, 6th, 7th, 8th, इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे डब्बे 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 मतलब बॉक्सेस हो गए हैं। सो वो सारा एक बॉक्सेस का जो कलेक्शन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंसेम्बल। सो आपको समझ आ गया होगा कि एंसेम्बल क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिस्टम्स होता है। सो कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स, उसको हम बोलते हैं एंसेम्बल। Coming on to the types of ensemble, there are 3 types of ensembles. Broadly ensembles 3 तरीके के होते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इन सब में हम 3 टाइप के एंसेम्बल्स की बात करते हैं। माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल, कितना सुंदर नेम है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल। एंड सेकेंड इज कैनोनिकल ensemble and third one is grand canonical, grandfather या grandmother नहीं, grand canonical ensemble। तो ये 3 टाइप्स रहती हैं। इन 3 टाइप्स के अंदर नाउ वी शुड डिस्कस कि इनके अंदर क्या क्या रहता है। माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल डेफिनेशन वही रहेगी, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हम लोग कहेंगे कि मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स इन विच आइडेंटिकल पैरामीटर्स आर एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैंने आपसे पहले ही कहा कि कम से कम 3 मैक्रोस्कोपिक मैं कहूँ कि जो पैरामीटर्स रहेंगे, 3 जो एनर्जी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, केमिकल पोटेंशियल, इनमें से हम 3 चूज़ करेंगे, 3 चूज़ करेंगे, वो सबके सेम रहेंगे। सो माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल में वो 3 पैरामीटर्स रहते हैं, एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। So the group of systems in which energy, volume and number of particles are identical or same and mutually they are independent, the such system is called such group of systems is called micro canonical ensemble। ये तो हो गई अब डेफिनेशन कि हमें पता है एनर्जी E, वॉल्यूम V एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स N, ये इनमें क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। अब हम करेंगे क्या सिस्टम के अंदर, उसकी मैं कहूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हैं, या उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसकी मैथडोलॉजी जो होती है वो क्या रहेगी। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो वॉल्स होती हैं, द वॉल्स आर रिजिड, रिजिड वॉल्स रहती हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल में। किसका क्या काम रहता है हम अभी बात करेंगे। वॉल्स आर रिजिड, वेल इंसुलेटेड एंड इम्परमेबल। रिजिड, वेल इंसुलेटेड एंड इम्परमेबल। क्या मतलब रहता है अभी हम बात करेंगे।
कैनोनिकल एंसेंबल के अंदर क्या रहता है, मैं साथ ही साथ कंपैरेटिव डेफिनेशंस भी करती जाऊंगी ताकि आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा। कैनोनिकल एंसेंबल में क्या रहता है, द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बाय टेकिंग टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिमिलर एंड एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स इज कॉल्ड canonical ensemble। और मैं कहूँ द ग्रुप ऑफ सिस्टम्स इन विच their temperature, volume and number of particles are same but mutually the systems are independent, उसको हम बोलेंगे canonical ensemble। temperature, volume and number of particles ये इनमें रहते हैं आपस में सेम। अगेन walls रहेंगी rigid, ये इस केस के अंदर walls will be rigid, conducting and impermeable। rigid, conducting and impermeable, कहीं से कोई चोर घुस ना जाए। तो उसके बाद ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल की अगर हम बात करें, डेफिनेशन वही रहेगी। यहाँ पर जो 3 पैरामीटर्स, मुझे जो 3 चोर उठाने हैं वो हैं टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल को हम म्यू से डिनोट करते हैं यूजुअली। So the group of systems in which temperature, volume and chemical potential are essentially same but they are mutually independent, ऐसे group of systems को हम क्या बोलते हैं, grand canonical ensemble। Again यहाँ पर जो walls रहती हैं those are rigid, are conducting and permeable। rigid, conducting and permeable ये रहती हैं दीवारें, वॉल्स। दीवार मूवी तो देखी होगी आपने, नाम तो सुना होगा। सो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल को, तो ये देखिए सपोज ये मेरे पास बहुत बड़ा सिस्टम है जो कि ग्रुप ऑफ सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। ये एक सिस्टम, ये दूसरा सिस्टम, ये तीसरा बेचारा, सब बराबर ही ड्रॉ करने। मेरी ड्राइंग थोड़ी यहाँ पर ख़राब हो रही है, छोटे बड़े ड्रॉ हो रहे हैं, बट आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे मेरे पास सिस्टम है, एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये इनका आपस में रहता है सेम। सो ई वी एन, ई वी एन, ई वी एन, ई वी एन, दीज आर सेम। एंड दीज वॉल्स, जो ये दीवारें हैं सराउंडिंग्स के साथ, ये और आपस में म्यूचुअली भी दीज आर इंसुलेटेड। अगर ये इंसुलेटेड नहीं होंगी तो इनका टेम्परेचर ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे, और टेम्परेचर एक्सचेंज करेंगे तो एनर्जी सेम नहीं रहेगी, एनर्जी विल बी चेंज। हमें एनर्जी चेंज नहीं होने देनी है, हमें वॉल्यूम चेंज होने नहीं देना है, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं होने देने हैं। सो बेसिकली देखिए वॉल्यूम का पैरामीटर तीनों ही एंसेंबल्स में क्या रहता है, फिक्स, सबका सेम रहता है, फिक्स रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने वॉल्स क्या ली हैं, रिजिड। रिजिड वॉल्स मतलब एक बार जहाँ दीवार खड़ी हो गई वो दीवार नहीं हिलेगी, नहीं टूटेगी। मतलब जो नंबर ऑफ, जो वॉल्यूम है उस छोटे रीजन का, जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसका 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 सबका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। सो रिजिड वॉल्स मीन्स वी हैव टू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट। सो टू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट वी हैव टेकन द वॉल्स ऑफ द ओवरऑल सिस्टम रिजिड। ये तो बात रही रिजिड वॉल्स की। उसके बाद मैं बात करूं वेल इंसुलेटेड। यहाँ पर हमने वेल इंसुलेटेड इसलिए लिया ताकि एनर्जी का एक्सचेंज, ताकि टेम्परेचर का एक्सचेंज दो सिस्टम्स आपस में ना कर पाए। अगर किसी के अंदर हीट बढ़ी कम हुई, भैया तेरी है, हानि हुई, लाभ हुई, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब आपका है, आपको किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना है। सो insulated walls means there must not be any exchange of heat so that energy of the system may remain सेम। जैसा कि आप पढ़ते हैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इंसुलेटेड सिस्टम। तो इंसुलेटेड सिस्टम के अंदर आपको एनर्जी को चेंज नहीं होने देना होता है, हीट को कांस्टेंट रखना होता है, तो आपको इंसुलेटिंग वॉल्स लेनी पड़ती हैं। सो वही इंसुलेटिंग वॉल्स हमने कहाँ ली है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में। एंड थर्ड वन इज इम्परमीबल। इम्परमीबल का मतलब क्या है कि म्यूचुअल पेनिट्रेशन इज नॉट अलाउड, कि जो ओपनिंग है या ये जो दीवार है, ये दीवार इतनी मजबूत है, फेविकोल से जुड़ी हुई है, इतनी फिक्स्ड है कि के अंदर से बीच में से पार्टिकल्स निकलकर घुस के इधर उधर नहीं जा सकते। इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। रिजिड वॉल्स वॉल्यूम कांस्टेंट रखती हैं, इंसुलेटिंग वॉल्स एनर्जी को सेम रखती हैं,
इम्परमीबल वॉल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स को सेम रखती हैं। तो अब आया दिमाग की बत्ती जगी, कुछ कुछ बैठा दिमाग में। सो दीज आर थिंग्स। कमिंग ऑन टू कैनोनिकल एंसेंबल। कैनोनिकल एंसेंबल में रिजिड वॉल्स, कंडक्टिंग एंड इम्परमीबल। वॉल्स का रिजिड हो जाना हमने अभी एक्सप्लेन किया कि वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम कांस्टेंट। कंडक्टिंग रहेंगी अगर वॉल्स, दे विल बी एबल टू एक्सचेंज हीट। जिसका टेम्परेचर बढ़ गया, सपोज कहीं पर कुछ कॉम्प्रेशन हुआ, हीट वहाँ जनरेट हो गई है, अब वो सिस्टम क्या करेगा, अगर उसकी वॉल्स कंडक्टिंग है तो उसने हीट इमीडिएटली कहाँ ट्रांसफर कर देनी है, आसपास। और हीट ट्रांसफर होते ही टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा। सो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्स का कंडक्टिंग होना ज़रूरी है। इम्परमीबल मतलब नो इंटरपेनिट्रेशन इज अलाउड, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल रिमेन कांस्टेंट। अगर इस सिस्टम को मुझे रिप्रेजेंट करना है डायग्रामेटिकली, तो जो ओवरऑल सराउंडिंग्स हैं वहाँ से तो हम इनकी इंसुलेशन ही रखेंगे, ताकि भैया किसी की कोई भी इंटरफेरेंस, कोई टांग अड़ाऊ यंत्र बाहर से अंदर ना आ जाए। उसके बाद अंदर हमें जो पार्टीशंस करनी है वो कुछ इस तरीके से, और इनका आपस में टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 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 टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो ये यहाँ पर क्या रहते हैं, सेम। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैनोनिकल एंसेंबल। कमिंग ऑन टू last but not least, grand canonical ensemble। temperature, volume and chemical potential क्या रहना चाहिए, सेम। सो rigidity means वॉल्यूम का कांस्टेंट हो जाना, कंडक्टिंग मीन्स हमें समझ आता है टेम्परेचर का कांस्टेंट हो जाना, परमीबल मतलब अब इंटरपेनिट्रेशन अलाउड है, पार्टिकल्स इधर से निकल के उधर जा सकते हैं, उधर से निकल के इधर आ सकते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट कांस्टेंट, वो कभी कहीं बढ़ जाएंगे, कभी कहीं कम हो जाएंगे, बट सेम क्या रहेगा, केमिकल पोटेंशियल। और वो तभी सेम रहेगा जब पार्टिकल्स भैया इधर उधर भाग पाएंगे। सो परमीबल होने से क्या कांस्टेंट हो जाता है, केमिकल पोटेंशियल। और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी तो कुछ ऐसी ही डायग्राम इसकी भी रहेगी कि आपको सराउंडिंग्स के साथ तो इंसुलेशन ही रखनी है, बट म्यूचुअली दे हैव कंडक्टिंग वॉल्स एंड दे कैन एक्सचेंज हीट टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो टी वी म्यू, ये टी और वी टेलीविजन नहीं है, दिस इज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। सो बेसिकली दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ microcanonical, canonical and grand canonical ensembles। और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी था कि हम इस कड़ी में कड़ी दर कड़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते जाएं। उससे पहले ये जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इसके बारे में अंडरस्टैंड करना, इट वाज वेरी मैंडेटरी। और मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी किसी की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर मुझसे उसका क्लैरिफिकेशन जो है वो ले सकते हैं। और इसके बाद हम आगे आप सबके सामने हाजिर होंगे एक बड़े ही ब्यूटीफुल से टॉपिक के साथ, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।